कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास गईं। जो परंपरा रही है, वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री जाती हैं राष्ट्रपति भवन और वहां पर भी उनको ये दही, शायद जिस तरह जब हम देखते हैं कि कुछ भी बड़ा काम होता है, अहम काम होता है, तो दही मिश्री को शुभ माना जाता है। वही सेवन हुआ है राष्ट्रपति भवन में और ऐसा तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है। हम बाकी इस पर और जानकारी जुटाएंगे, लेकिन इसके बाद वित्त मंत्री निकल चुके हैं वहां से संसद भवन के लिए और संसद भवन में ही मौजूद हैं। वहां कैबिनेट बैठक है और उसके बाद ये राष्ट्रपति ने जो बजट को मंजूरी दी, ये औपचारिकता पूरी हुई। उसके बाद वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं और 11 बजे भाषण शुरू हो जाएगा। महिलाओं के लिए बजट में क्या होगा, ये एक अहम बिंदु बना हुआ है सब चर्चाओं का। राष्ट्रपति भी महिला हैं, वित्त मंत्री भी महिला हैं। महिलाओं पर खास फोकस की बात भी बार बार हो रही है। चुनावी साल भी है। हमारे साथ आलोक पुराणिक जी बने हुए हैं, अश्विनी तनेजा भी बने हुए हैं और हमारे साथ अब हर्षवर्धन जी भी जुड़ गए हैं। क्योंकि चुनावी साल है तो हर्षवर्धन जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि भाई चुनावी साल है, अंतरिम बजट भले ही है, लेकिन पिछले अंतरिम बजट में भी कुछ घोषणाएं थी ऐसी जो चुनावी साल को देखते होती हैं। तो उम्मीद किस तरह की जाए, क्या सरकार किस तरह से सोच रही होगी? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले जो आपने और आलोक जी ने कहा ना कि बहुत सुंदर दृश्य है कि निर्मला जी को राष्ट्रपति महोदय दही मिश्री या दही चीनी या दही गुड़ जो भी वो खिला रही हैं। तो दरअसल इस सरकार की पूरी जो स्कीम है वो विमेन सेंट्रिक है। प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि हमने अपनी माँ को देखा है। तो एक तो ये कि जो स्कीम्स चली आ रही हैं विशेष करके महिलाओं को केंद्रित करके, उनका बजट हम बढ़ता हुआ दिखेंगे। अब चूंकि बहुत ज्यादा बजट एलोकेशन इसमें होगा नहीं, एक तरह से कहें कि फुल बजट नहीं है, लेकिन ऐलान किए जा सकते हैं। स्कीम जो उसका इंटेंशन है, जो जिस तरह से जाने वाली, जिस स्केल पर होने वाली, उसका ऐलान होगा। और प्रधानमंत्री बार बार जो कहते रहे ना कि गरीब, युवा, महिला और किसान, तो उसको हम देखते हैं। हालांकि मैं एक चीज का पक्षधर नहीं हूं जो आ रहा है कि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2 गुना होने वाली है। मेरा यह मानना है कि ये इस सरकार के अपने दूसरे एजेंडे के उलट है। आपने किसान सम्मान निधि दी, बिल्कुल ठीक काम किया, उनकी हैंड होल्डिंग जरूरी है, लेकिन अब जरूरत थी कि आप जो कृषि कानून ला रहे थे उसको किसी तरीके से किसान के हाथ में उसकी उपज की कीमत तय करने का अधिकार हो। मुझे लगता है कि उस तरफ बढ़ते हुए वो इंटेंट दिखना चाहिए। दूसरा, पर वो इंटेंट चुनावों से पहले वाले अंतरिम बजट में दिखेगा या बाद में दिख सकता है? उसके बाद तो तय है दिखना। मतलब मैं उसमें कोई भ्रम नहीं है मुझे। ये सरकार जिस तरह से इनैम को लेकर, जिस तरह से मंडियों में क्लीनिंग ग्रेडिंग को लेकर, जिस तरह से उपज की खरीद बिक्री को लेकर काम कर रही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 5 लाख से ज्यादा लोग जो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो खरीद बिक्री कर रहे हैं। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि अगर इस तरह से लोगों के हाथ में पैसे सरकार देती रहेगी तो फिर दूसरी गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में बहुत फर्क नहीं। आप जब घर बनाते हैं तो वो ठीक बात है, आप जब आयुष्मान भारत करते हैं बहुत अच्छी बात है, ये इस देश को बहुत पहले करना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि भाई फलाना के खाते में 2000 रुपया डाल देंगे, 1000 रुपया डाल देंगे, 6000 से 9000 कर देंगे, तो ये फिर फ्रीबीज पॉलिटिक्स ही है। आप इसको कह के करें या बिना कहे करें। और वो जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल वही कि अब चुनावी साल है और ऐसी उम्मीदें भी बन रही हैं क्योंकि गुंजाइश अब कोरोना काल के बाद फिर से बनी है बजट में, थोड़ी बहुत गुंजाइश पैसे बांटने की। तो क्या बांटे जाएंगे उस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक पहला उसूल है कि हर सरकार सुनिश्चित करे कि दोबारा भी वो सरकार बना पाए। तो चुनावी वक्त में सरकार जितना करे उससे ज़्यादा वो करते हुए दिखना चाहती है। हर्षवर्धन जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर किसानों को अपने रेट लेने का, अपना प्रीमियम प्रोडक्ट का हिसाब किताब करने का हक हो, लेकिन चुनाव के ठीक पहले मुझे लगता है कि सरकार ये करते हुए दिखना चाहेगी कि 2000 के बजाय 3000 कर दे या महिला किसानों को थोड़ा सा ज़्यादा कर दे। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसमें वो कह सकें कि हमने ये किया। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जिनके परिणाम थोड़े दीर्घ काल में आते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चरली बहुत अच्छे होते हैं, ठीक चुनाव से पहले कोई सरकार उन्हें कर पाए, मुझे इसमें शक लगता है। तो मुझे लगता है कि वही नहीं। अब हम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों का देख चुके हैं ना, वो लाडली बहना योजना और फिर तो वो उस तरह की योजनाओं का असर पड़ा ऐसा लगता है
कितना असर पड़ा वो एक अलग पूरा असर उसका है, पूरा असर उसका है। नहीं, थोड़ा सा मैं मतलब एक तरह से कहें कि असहमत तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है जब हम कहते हैं कि लाडली बहना का पूरा असर है तो हम फिर ये भूल जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। दरअसल ये सही है कि जब इस तरह की योजनाएं होती हैं और किसी के भी खाते में आते हैं, जैसे मैं जानता हूं कि ये सरकार जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है उतने की जरूरत नहीं है किसी को, वो उसका लोग आनंद ले रहे हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है तो वो उनके लिए एक बफर की तरह है। लेकिन सरकार के पहलू से आप देखिए, इतना शानदार मैनेजमेंट इस सरकार ने किया। जो कहा जाता था एफसीआई के गोडाउन में वो गेहूं पड़ा सड़ गया और उसको शराब कारोबारी को बेच दिया, स्टेशन पे पड़े पड़े बारिश हुई सड़ गया। सरकार अपना वेयर हाउस का खर्च बचा रही है, सरकार जो फूड मैनेजमेंट का था उसको बचा रही है और उसी को एमएसपी से किसान से खरीद कर लोगों को मदद भी कर रही है। तो एक तरह से कहें कि जो काम सरकार कंपेल है, जिसको करना ही है, उस काम को मैनेजमेंट कर रही है। अब इसके आगे और मैं कुछ बड़े ऐलान देखूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि सरकार फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे किस तरह से बात कर रही है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर, सेमीकंडक्टर पर जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन था वो कितना पूरा होता हुआ दिख रहा है, मैं वो देखना चाहूंगा। एमएसएमई को लेकर जो कोविड के समय में इस सरकार ने जो एक जो क्रेडिट गारंटी, इस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिंग पॉलिसीज की घोषणाएं अंतरिम बजट में उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, उसमें पॉलिसी स्टेटमेंट में कोई ऐसा ऐतराज नहीं है। आप कोई बड़ा बजट एलोकेशन नहीं कर सकते, लेकिन वो सरकार बताएगी ना कि हमको करीब करीब 18 महीने या 2 साल हो रहे हैं तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हुआ, हमने ये कंपनियों के साथ किया, हम उनको ये और करेंगे, तो ये बताएंगे तो इंटेंट दिखाता है। जब आप कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और उसको अगर देखें, जो इंडियन इकोनॉमी रिव्यू आया है, जो वी अनंत नागेश्वर हैं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने जो दिया है आप उसको साफ साफ देखें तो उस पर फोकस है कि हम किस तरह से फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े हैं। यानी सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि आप जिस एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बेहतर करने की बात कर रहे हैं, पीएलआई स्कीम को कितना मिला है और उसको कैसे आप उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसकी बात आप करेंगे। और सबसे जो जरूरी है, एमएसएमई सेक्टर जो कोविड के समय में ध्वस्त हुआ है अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाया किशोर जी। अगर उसको लेकर कोई बड़ा ऐलान सरकार नहीं करेगी तो यकीन मानिए उसके लिए मुश्किल है। जो रोजगार के फ्रंट पे बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि वो ठीक होता हुआ दिखे। अश्विनी जी, तो टैक्स पे तो उतना ज्यादा शायद उम्मीद ना हो, लेकिन ये एमएसएमई जो है ये काफ़ी मिडिल क्लास को भी सीधा सीधा असर डालता है, क्योंकि छोटे उद्योगपति जो हैं उनके साथ जो रोज़गार पैदा होता है वो एक अर्बन मिडिल क्लास तक उसका बहुत बड़ी अहमियत हो जाती है। जैसा अभी आलोक जी ने कहा, मैं उससे तो सहमत हूँ कि भले ही स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो सकते, मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, लेकिन फिर भी ये मौका सरकार नहीं गवाएगी। कुछ काम करती दिखनी चाहिए सरकार, उस प्रक्रिया को तो जारी रखेंगे। तो उसके लिए जो जो छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं, रिलीफ हो सकता है, इंसेंटिव्स हो सकते हैं, कोई स्कीम में बेनिफिट हो सकता है, एनपीएस स्कीम में चेंज हो सकता है, एटीडी के प्रीमियम, पर वो बहुत ज्यादा वो फुल बजट का काम नहीं हो जाएगा। छोटे छोटे चेंजेस तो हो ही सकते हैं। नहीं, देखिए 2.5 लाख से 5 लाख इंटरिम बजट में हुआ है, 1 रैंक 1 पेंशन इंटरिम बजट में हुई है, किसान सम्मान निधि इंटरिम बजट में हुई है, श्रमिक मानदेय इंटरिम बजट में हुआ। तो ऐसा नहीं कि अंतरिम बजट में हो नहीं सकता है, बस सवाल यह है कि उसका बजट प्रोविजन करने के लिए, और चूंकि मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि हम ही आएंगे, अभी तो उसके शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम ही आने वाले, तो वो अपनी जो कहते हैं ना कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ बजट एलोकेशन उसको नहीं ब्रेक करना चाहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार ने बहुत क्लियर कट ये दिखाया, उसके दोनों तरफ की चीजें एक साथ चलती हैं। एक गाड़ी है जो कह रही भैया घर दे देंगे, रसोई गैस दे देंगे, बिजली दे देंगे, पानी देंगे, दूसरी वाली कह रही है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेटिव हब इंडिया बने, इसके लिए हम काम करेंगे, और वो पॉलिसी बहुत लाउडली इसमें सुनाई देगी। तो ये एमएसएमई के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ भी बेनिफिट इंसेंटिव दिया जा सकता है कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो ये रिबेट आपको मिलेगी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में होगा तो ये होगा, टैक्स रेट्स में कुछ कमी होगी। अब वो रिकवरी के लिए तो प्रोविजंस हैं कि अगर एमएसएमई को आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपका टैक्स, वो जो आपको उस एक्सपेंस की रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मुझे लेकिन लगता है कि इस बजट में वो सब स्ट्रक्चरल चेंजेस मुझे उसके नहीं लगते, मुझे नॉर्मल वाले चेंजेस जरूर लगते हैं जिसमें कि ये सारे टैक्स रिबेट्स को लेकर कुछ ना कुछ इधर उधर किया जाए।